स्टार्ट करते हैं आज का एक शॉर्ट नोट्स जो है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पढ़ने से पहले हम लोग अभी जस्ट देखे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध में हम लोग देखें कि प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम बात करें अगर भारत में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिल्ली, यहाँ पे बंगाल। अभी जिक्र हम लोग सिर्फ दिल्ली और बंगाल का करने वाले हैं, साथ ही साथ बीच में अवध का भी जिक्र करेंगे। अवध का क्यों जिक्र करेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मीर कासिम जो है वो भाग के कहाँ चला गया था? अवध। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्रमबद्ध जो लिखा हुआ है वो पूरे नवाब लिखा हुआ है। जब प्लासी का युद्ध जब आप पढ़ रहे थे, प्लासी का युद्ध जब पढ़ रहे थे, तो उससे पहले आप देखे थे कि एक नवाब जो था मुर्शिद कुली खां, जिसका कार्यकाल 1713 से 1727 तक था। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद आता है सुजाउद्दीन 1727 से 1739। उसके बाद आता है सरफराज खां 1739 से 1740। उसके बाद आता है अलीवर्दी खां 1740 से 1756। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अलीवर्दी खां का जो है नाती, जिसका नाम था सिराज उद्दौला, वो 1756 से 1757 तक ये रहता है। और इसी के साथ में जो है युद्ध होता है, कौन सा? प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराज उद्दौला का धोखेबाज सेनापति, जिसका नाम होता है मीर जाफर, और ये मीर जाफर जो है सिराज उद्दौला को धोखा देता है, जिसके वजह से सिराज उद्दौला जो है भाग जाता है कहाँ? मुर्शिदाबाद। और वहां पे उसके अज्ञातवास में मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिराज उद्दौला की। अब जो है अंग्रेज जो है वो षड्यंत्र के तहत में जो है मीर जाफर को जो है ये शासक बनाता है, नवाब बनाता है। अब नवाब बनाता है, तो नवाब बनाने के बाद मीर जाफर को जब ये नवाब बनाया तो किसी न किसी लालच के तहत ही बनाया होगा। और उसका लालच देखने को मिल रहा है कि उसने क्या किया कि 24 परगना क्षेत्र जो है उसकी दीवानी दे दिया। साथ ही साथ 50 लाख रुपया जो है उसको हर जाने के तौर पे उसको देता है। ठीक है, कहा जाता है कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों के लिए अपना पूरा खजाना खोल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मीर जाफर को यह भी अंदर से अनुभूति होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो थोड़ा सा गलत काम कर रहा हूं। उसके लिए कहा जाता है कि उस समय में 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में डचों की बुरी तरह से हार होती है। और मीर जाफर जो है अपना संपर्क जो है वो डचों के साथ में ले जा रहा था। किसके साथ में? डच के साथ में। अब ये सूचना मिलती है किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज को जब ये सूचना मिलती है तो अंग्रेज जो है वो बौखला जाता है। उसके बाद बौखलाने के बाद जो है मीर जाफर को गद्दी से हटा देता है, और फिर इसके जगह पे एक शख्स को बैठाता है जिसका नाम होता है मीर कासिम। मीर कासिम को वो गद्दी पर बैठाता है 1760 ईस्वी में। अब कहा जाता है कि मीर जाफर को हटाने का उद्देश्य यह था कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों की बात को नहीं सुन रहा था। ठीक है, अब मीर कासिम गद्दी पर बैठा, तो मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो मीर कासिम से भी अंग्रेजों को कुछ लालच था कि जब इसको हम बैठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसे प्राप्त करेंगे। उसके क्रम में क्या करता है कि मीर कासिम जैसे ही बैठता है गद्दी पे, तो इसने बर्दमान की जो है दीवानी उसको दे दिया। साथ ही साथ चटगांव और मदीनापुर की दीवानी भी उसको दे देता है। किसको? अंग्रेजों को। ये आप जाइए वहां पे वसूलिए। ठीक है, अब साथ ही साथ मीर कासिम क्या करता है? तो मीर कासिम जो है राजधानी अपना कहां से? मुंगेर ले आया। कहां से? याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां ढाका से राजधानी लाया मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद जो है राजधानी, मुर्शिदाबाद से राजधानी आ गया मुंगेर, और मुंगेर कौन लाया? मीर कासिम लाया। कौन लाया? मीर कासिम। अब मीर कासिम को बैठाया गया था इस कारण कि मीर कासिम जो है मेरा बात को सुनेगा। होता भी वही है, अंग्रेज जो कहता है मीर कासिम वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मीर कासिम के अंदर में यह भावना रहती है कि नहीं, मुझे इन लोगों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे अपने प्रदेश के जनताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। और इस क्रम में क्या करता है कि सबसे पहले एक प्रथा चली थी दस्तक, मैग्ना कार्टा दस्तक, ये प्रभाव को कम कर दिया गया। ठीक है, कहाँ? बंगाल में। अब मैग्ना कार्टा यानी कि दस्तक का जो जिक्र कर रहे हैं वो हुआ था फर्रुखसियार के समय में। किसके समय में? फर्रुखसियार। तो ये जो आप क्रम देख रहे हैं ये दिल्ली के नवाब को बादशाहों का क्रम है, और ये जो
सबसे पहला बादशाह देख रहे हैं बहादुर शाह। ये बहादुर शाह औरंगजेब के मरने के बाद के हैं। किसके? औरंगजेब के मरने के बाद। तो बहादुर शाह 1707 से 1712 में रहते हैं। उसके बाद आता है जहांदार शाह 1712 से 1713 में। फिर आते हैं फर्रुखसियार 1713 से 1719। ये वही फर्रुखसियार है जिसको एक बीमारी हो गया था और अंग्रेजों के द्वारा एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी और उससे उसका बीमारी ठीक हुआ और इसी से खुश होकर इसने क्या स्टार्ट करवाया था? दस्तक, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। और इसमें इसने क्या करवाया था? तो इसने कहा कि आपको बंगाल में आप जाओ, बंगाल में जाने के बाद आप यहाँ पे टैक्स फ्री काम कर सकते हैं, सालाना आपको 3000 रुपया देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैग्ना कार्टा में क्या मेंशन किया गया कि आप सूरत भी जाओ और सूरत में भी आप टैक्स फ्री काम कीजिए, बशर्ते कि आपको एक साल का 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसने क्या किया कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के माध्यम से टकसाल सिक्का छापने का ये स्टार्ट किया गया था, जिसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया था कि हाँ, मुगल में भी आपका ये सिक्का चलेगा। तो ये चला था फर्रुखसियार के समय में। समझ में आया कहानी? अब बात होता है कि मीर कासिम का मन में जो परिवर्तन आया अंग्रेजों के खिलाफ कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम लोग को अपने प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये बात जैसे ही सूचना मिलती है किसको? अंग्रेजों को। और उस समय में कौन था? उस समय शायद हेक्टर मुनरो था। ठीक है, तो ये सूचना मिलती है तो यह हमला करता है किस पे? हेक्टर मुनरो बाद में आता है। उससे पहले मीर कासिम पे युद्ध होता है और वो युद्ध होता है कटवा का युद्ध जो है 1763 में, और 1763 में है गिरिया का युद्ध, और 1764 में जो है उदय नाला का युद्ध होता है। उदय नाला का युद्ध में कहा जाता है कि मीर कासिम बुरी तरह हार जाता है, बुरी तरह हार गया। अब बुरी तरह हारने के बाद जो है ये मीर कासिम भाग जाता है कहां? अवध। कहां भाग गया? अवध जो भागता है तो अवध में इसकी मुलाकात होती है वहां के नवाब से, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। अब यहाँ पे बंगाल देख रहे हैं, यहाँ बीच में अवध है और यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। अब बंगाल पे अंग्रेज अपना पूरा आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ उसने जो है दिल्ली के बादशाह को टैक्स देना भी बंद करवा दिया था। ठीक है, कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। और उस समय दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का काल है 1759 से 1806। और यहां बंगाल में नवाब कौन है? 1760 से 1763। कौन है? मीर कासिम। अब जब यह युद्ध में हारा मीर कासिम तो भाग के गया कहां? अवध। कहां गया? अवध में बैठा हुआ कौन? सुजाउद्दीन। अब सुजाउद्दीन को अपना दुखड़ा सुनाया कि भाई देखो ऐसा ऐसा अंग्रेज के साथ में हमारा युद्ध हुआ, अंग्रेज लोग भगा दिया। तो वो सुजाउद्दीन कहा कि घबराने का नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। सुजाउद्दीन और साथ में शाह आलम द्वितीय, यानी कि तीनों मिल गया और तीनों की सेना को कहा जाता था त्रिकुट सेना। ठीक है, और ये सेना जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ती है और इसी युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो लीड कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। अब ये तो बक्सर का युद्ध हुआ। अब इस बक्सर के युद्ध में होता क्या है हम बात करते हैं थोड़ा सा। लोग देखे हैं क्या कि बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दीन और मीर कासिम की सेना एक तरफ और अंग्रेजी सेना एक तरफ, और अंग्रेज लोग यहाँ पे विजयी हो जाता है। और उसका लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और ये घटना घटा है कब? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को ये घटना घटता है। ठीक है, अब जब अंग्रेजों की इसमें विजय होती है, अंग्रेज इसमें विजय हो जाते हैं, तो अंग्रेज यहाँ शांत नहीं बैठता। अंग्रेज यह सोचता है अला आज अगर छोड़ देंगे, क्योंकि आज ये तीनों पकड़ाया है, दिल्ली का भी बादशाह पकड़ाया, अवध ही पकड़ा रहा है और बंगाल भी अब पूरी कैप्चर होने वाला, ये सोच इन लोग फील कर रहा है उस चीज को।
तो कहा कि भाई छोड़ेंगे ऐसे नहीं, तो एक संधि होती है, और खासकर उसके लिए, क्योंकि बंगाल तो ऑलरेडी इसके हाथ में है लमसम, तो संधि करवाता है किससे? अवध के नवाब से और शाह आलम द्वितीय से। कहता है कि इन लोगों को कस के रखना पड़ेगा, अगर कस के नहीं रखेंगे तो पता चला फिर बाद में लोग हमला करेगा। तो इस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अब यहां पे हम लोग चलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे लड़ रहा कौन? अंग्रेज। इसका सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। लेकिन इलाहाबाद की संधि के लिए इंग्लैंड से एक स्पेशल आदमी को बुलाया गया, स्पेशल आदमी को, कि हाँ वही आएगा तो वही संधि करेगा। और वो स्पेशल आदमी का नाम कुछ और नहीं, तो आप लोग जानते हैं, जिसको बताइए क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव ना? रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम है उसका? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद के संधि के लिए किसको बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव आते हैं भैया कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, और ये बुलाया गया इनको संधि के लिए। देखो अक्टूबर के महीने में हुआ था लड़ाई, ठीक है, और ये इनको बुलाया गया 1765 में होता है ये संधि, 1765 में। तो रॉबर्ट क्लाइव आए, और क्योंकि ये माहिर थे इस सब चीज में, तिरंगबाजी में, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और इन्होंने संधि के लिए 2 लोगों को चयन किया भैया कि आपके साथ ही संधि होगा, कलकत्ता तो हमारे हाथ में है ही। तो पहला संधि जो है वो किसके साथ होने जा रहा है? याद रखिएगा, पहला संधि होगा शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को। किसके साथ? शाह आलम द्वितीय। बात समझ में आया? और दूसरा जो होगा वो किसके साथ होगा? सुजाउद्दीन के साथ। किसके साथ? सुजाउद्दीन के साथ। ये होता है 16 अगस्त 1765 को। अब देखो इलाहाबाद की संधि में क्या हो रहा है। अब हम लोग जान रहे हैं कि भाई देखो एक आदमी के चक्कर में कितना लोग फंस रहा है। नहीं, भागा ये मीर कासिम, पहुंचा अवध, सहायता दिया सुजाउद्दीन, सहायता दिया शाह आलम द्वितीय, लेकिन संधि हो रहा है किसके साथ? शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन के साथ। अब इसको लगा रॉबर्ट क्लाइव को कि भैया मुर्गी का गर्दन हाथ में है, अगर अभी नहीं दबाएं तो मुर्गी का पंख फिर से फड़फड़ाने लगेगा, तो इससे अच्छा अभी दबा दो, क्योंकि हम लोग तो बंगाल को पकड़िए लिए हैं, अब पकड़ना है किसको? दिल्ली को और अवध को। तो उसी दरमियान जो है इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। और देखो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज क्या है कि पहले संधि कर रहा है शाह आलम द्वितीय के साथ, उसके बाद जाएगा अवध के नवाब के पास। तो 12 अगस्त को पहले संधि कर रहा है किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। अब फिर जाने वाला है किसके पास? सुजाउद्दीन के पास 16 अगस्त 1765 को। तो शाह आलम द्वितीय के पास जो गया, यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना? शाह आलम द्वितीय के पास जो गया रॉबर्ट क्लाइव, तो कहा कि भाई ऐसा है नवाब साहब, अब बहुत हो गया, आप जो है ना उड़ीसा, आप जो है ना बंगाल, और आप जो है ना बिहार, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी किसके हाथ? अंग्रेजों के हाथ। दीवानी ले लिया। फिर क्या किया? कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, कड़ा क्षेत्र पड़ता है
इलाहाबाद की तरफ। तो इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र, इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र जो है वो किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को दे दिया कि भैया आप इसको संभालिए। साथ ही साथ इसने क्या किया कि बादशाह लोग को पेंशन, क्या पेंशन देना शुरू किया। क्या आप लोगों को क्या दी जाएगी अब? पेंशन दे। अब सोच लो, दिल्ली के नवाब बादशाहों को अंग्रेज क्या दे रहा? अब पेंशन। अब ये शाह आलम द्वितीय के साथ जो हुआ सो हुआ। अब ये महान हमारे शुजाउद्दीन बेचारा हेल्प किया किसका? मीर कासिम का। अब ये शुजाउद्दीन के साथ में क्या होता है? 16 अगस्त को कहा जाता है कि इलाहाबाद, अवध में है ना इलाहाबाद, उसके बाद इलाहाबाद के साथ में इसका कड़ा का क्षेत्र इससे ले लिया गया। किससे? शुजाउद्दीन से। और दे दिया गया किसको? शाह आलम द्वितीय को। देखो पहले हुआ है 12 अगस्त को इसके साथ, तो समझौता में पहले ही लिख दिया कि आपको इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र आपको हम दे देंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इसको, किसको? अंग्रेज लोग को। और ये क्षेत्र किसके हाथ में है? शुजाउद्दीन के हाथ में है। अवध का नवाब था ये। अब शुजाउद्दीन से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया और दे दिया किसको? शाह आलम द्वितीय को। साथ ही साथ इसी इलाहाबाद के आसपास में चुनार का किला ले लिया गया। किससे? शुजाउद्दीन से। ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला भाई ऐसा है कि तुम जो बहुत सपोर्ट किए हो ना किसका? मीर कासिम का, और इस सपोर्ट के एवज में तुमको 50 लाख रुपए हर जाना देना पड़ेगा। कितना? 50 लाख। अब बताओ बेचारा कोई किसी की मदद करेगा? उसी समय से परंपरा बने आ रहा है, एक तो मदद भी किया, ऊपर से 50 लाख रुपया भी दे दिया, और ऊपर से चुनार का किला भी दे दिया, और इलाहाबाद भी दे दिया, इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र भी दे दिया। अब सोचो कितना टेक्निक लगाया ये रॉबर्ट क्लाइव कि इसके साथ हो रहा है 16 अगस्त को समझौता, और यहां 12 अगस्त को ही पहले लिख के दे दिया कि हम आपको ये सब दे रहे हैं, हम आपको पेंशन दे रहे हैं। और इससे पूरी ले लिया बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी। तो ये इलाहाबाद की संधि होती है। बात समझ आए? ये इलाहाबाद की संधि हुई 1665 में, 1765 में। क्लियर है? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है पूरा यथास्थिति जो है पूरे बंगाल का ये बदल जाता है। उसके बाद मीर कासिम जो धोखाबाज निकला था, उसके बाद मीर जाफर बैठता है। मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला बैठता है 1765 से 1766। फिर बैठता है सैफुद्दौला 1766 से 1770। अब फिर बैठता है मुबारकदौला जो 1770 से 1775। और यही वो शासक था जो यहाँ का अंतिम नवाब था। अंतिम नवाब था। बात समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? पूरा बक्सर। ये आपका हो गया इलाहाबाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्वैत शासन। जो द्वैत शासन के अंतर्गत आप देखते हैं कि बंगाल में 2 शासनों को मिलाकर एक शक्ति प्रेजेंट करना, द्वैत शासन, जिसके अंतर्गत दीवानी का काम कौन करने लगा? अंग्रेज। और प्रोटेक्शन का काम कौन करने लगा? नवाब करने लगा। तो वो द्वैत शासन के अंतर्गत जा रहे हैं हम लोग, तो वो हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो ये पहले बताइए, समझ में आया आप लोगों को? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध क्लियर हुआ? अच्छा लगा आप लोगों को? चलिए ठीक है।